नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है नई कार का तमाचा। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप कहानी को पूरा पढ़ें और यदि आपको कहानी पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करें। दोस्तों, माँ बाप का आशीर्वाद सबसे बड़ी पूंजी है। जो इसे संभालते हैं उनकी जिंदगी सुख और सम्मान से भर जाती है और जो इसे ठुकराते हैं उनकी शानो शौकत रेत की तरह हाथ से फिसल जाती है। तो इसी थीम के साथ आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज रामलाल जी की नौकरी का आखिरी दिन था। सिर पर हल्के सफेद हो चले बाल, चेहरे पर ईमानदारी की स्थायी रेखाएं और आंखों में एक संतोष भरी थकान। यही उनकी पहचान थी। पूरे सेवा काल में ना एक फालतू छुट्टी, ना एक गलत काम। यही कारण था कि दफ्तर के चपरासी से लेकर बड़े अफसर तक सब उन्हें आदर से रामलाल साहब कहते थे। शाम को विदाई समारोह में सहकर्मियों ने फूलों की माला पहनाई, मिठाई खिलाई और उनकी ईमानदारी की मिसाल दी। हाथ में एक लिफाफा आया, रिटायरमेंट की पेंशन और ग्रेचुइटी की मोटी रकम का कागज। यही उनके जीवन भर की कमाई थी। घर लौटते हुए उनका मन अजीब सी गुदगुदी से भर गया। अब तो दोनों बेटों के साथ चैन से दिन कटेंगे। बुढ़ापे में और क्या चाहिए। घर के आंगन में कदम रखते ही बड़े बेटे अमित की मुस्कुराती आवाज कानों में पड़ी। पापा, बधाई हो, आज आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। अमित रामलाल जी का बड़ा बेटा, जो शहर में अपनी नौकरी और परिवार के साथ अलग रहता था, खास आज के दिन के लिए आया था। संस्कार, मेहनत और समझदारी, ये गुण उसने बचपन से ही थाम रखे थे। दूसरी ओर छोटे बेटे सुमित का स्वभाव एकदम अलग था। फिजूल खर्ची उसका शौक, दिखावे की जिंदगी उसका सपना। वो अपने माता पिता के साथ पुश्तैनी घर में रहता था, पर उसके मन में यह रिश्ता उतना गहरा नहीं था जितना होना चाहिए था। उसकी पत्नी संगीता भी उसी रंग ढंग की थी। तड़क भड़क, पार्टियां और ऐशो आराम। आंगन में खड़ी रामलाल जी की पत्नी सविता जी शांत, सौम्य और वर्षों की गृहस्थी की तपस्या में तपे हुए चेहरे के साथ दोनों बेटों को देख रही थी। उनके मन में एक ही भावना थी, परिवार एक साथ रहे तो बुढ़ापा भी त्योहार बन जाता है। रामलाल जी ने लिफाफा सविता जी को पकड़ाते हुए धीमे से कहा, ये हमारी जिंदगी भर की कमाई है। सोचता हूँ दोनों बेटों में बराबर बराबर बांट दो ताकि सबकी जरूरतें पूरी होती रहे। सविता जी ने हल्की चिंता से पूछा, इतनी जल्दी बांट देंगे? कुछ अपने लिए भी रख लीजिए, बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं। रामलाल जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे बेटे मेरे सहारे हैं। अब हमें पैसों की नहीं, उनके साथ की जरूरत होगी। उन्हें कहाँ पता था कि यही विश्वास आने वाले समय में उनके जीवन की सबसे बड़ी कसौटी बनेगा। सुबह का वक्त था। आंगन में धूप तिरछी होकर गिर रही थी। नीम के पेड़ की परछाई जमीन पर सुनहरी आड़ी तिरछी लकीरें बना रही थी। टेबल पर चाय के साथ रखा हुआ एक बड़ा सा लिफाफा मानो घर के भविष्य की चाबी हो। रामलाल जी ने लिफाफा खोला, गहरी सांस भरी और पेंशन के कागजों को मेज पर रखते हुए कहा, देखो, ये है मेरी 35 साल की सेवा का सार। अब इससे हमारे बच्चों की जिंदगी आसान हो जाएगी। उन्हें हमारी तरह एक एक पैसे का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। अमित, जो पास बैठा था, आदर से बोला, पापा, ये आपकी मेहनत का पैसा है। इसे आप और मम्मी के आराम के लिए रखिए। हम अपने पैरों पर खड़े हैं, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है और कभी जरूरत पड़ी तो आप हमारे पास ही तो हैं। लेकिन सुमित ने उत्साहित होकर तुरंत कहा, हाँ पापा, सही है, लेकिन ये भी तो सच है
कि आपकी वजह से ही हम हैं। आपने इतना कुछ किया, अब हमारी भी बारी है ये पैसा सही जगह लगाने की। सोचिए कितनी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। उनकी आंखों में जरूरत से ज्यादा चमक थी, जैसे पहले से ही हिसाब किताब तैयार हो। सविता जी चुपचाप पति के चेहरे को देख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, जी, कम से कम थोड़ा पैसा अपने पास रख लीजिए। बुढ़ापे में डॉक्टर और दवा की जरूरत पड़ती है। बच्चों का क्या भरोसा, समय बदलते देर नहीं लगती। रामलाल जी ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। अरे भाग्यवान, तू भी कैसी बातें करती है। मेरे दोनों बेटे अच्छे हैं, अपने माँ बाप को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये पैसा इन्हें सौंपकर मुझे तसल्ली होगी कि हमने जो किया वो हमारे बेटों के काम आया। दोपहर तक वे बैंक गए, 2 चेक बनाए और दोनों बेटों को एक एक चेक पकड़ाते हुए कहा, अमित, सुमित बेटा, यह मेरी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है। इसे तुम अपना भविष्य बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो। इसे एक पिता का आशीर्वाद समझना। अमित बोला, पापा, ये मैं आपके नाम ही फिक्स डिपॉजिट करा दूंगा ताकि जरूरत पर आप ही इस्तेमाल करें। दूसरा हिस्सा सुमित के हाथ में गया, जिसने पैसों को ऐसे थमा जैसे कोई लंबे समय से इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, अपने सपनों को पूरा करने की, शौकों को, और शायद थोड़ी सी फिजूल खर्ची की भी। शाम को मोहल्ले के पुराने मित्र चौधरी साहब मिलने आए। बैठक में चाय पीते हुए बोले, रामलाल, सुना है रिटायरमेंट का सारा पैसा बेटों को दे दिया। देखो, मैं तजुर्बे से कहता हूँ, कुछ पैसा अपने पास रखो, वक्त कब करवट ले ले कौन जानता है। रामलाल जी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, चौधरी साहब, आपने मेरे बेटों की परवरिश नहीं देखी। ये मेरे सहारे हैं, इन पर भरोसा ना करूं तो और किस पर करूं। चौधरी साहब ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। उन्हें शायद अंदाजा था कि भरोसे के इस पुल के नीचे वक्त का दरिया बहुत तेज बहने लगता है। रिटायरमेंट के पैसों का लिफाफा हाथ में आते ही सुमित के सपनों का इंजन जैसे फुल स्पीड में आ गया। अगले ही हफ्ते मोहल्ले के कोने पर खड़ी एक चमचमाती नई कार सबका ध्यान खींच रही थी। लाल रंग की चौड़ी टायरों वाली महंगी ब्रांड की, और ड्राइविंग सीट पर शान से बैठा सुमित। गली के लड़के चिल्ला रहे थे, वाह भैया, क्या गाड़ी है। सुमित ने खिड़की से चश्मे नीचे खींचते हुए मुस्कुराकर कहा, जब जिंदगी एक ही है तो स्टाइल में क्यों ना जिया जाए। उसकी पार्टियों का शोर अब मोहल्ले में आम बात हो गई थी। कभी दोस्तों संग क्लब, कभी लॉन्ग ड्राइव, कभी घर में महंगी दावत। लेकिन इन सब में उसके माँ बाप के लिए वक्त शायद ही बचता। रामलाल जी कई बार कहते, बेटा, कभी हमें भी कार में घुमा ले चल। तुम्हारी मम्मी तो बरसों से बाहर घूमने नहीं गई। सुमित हंसकर टाल देता, अरे पापा, आप लोग तो घर में ही अच्छे लगते हो। ये गाड़ी आपके लिए नहीं है, नई है, ज्यादा इस्तेमाल में पुरानी हो जाएगी। सविता जी के चेहरे पर हल्की सी टीस उतर आई, मगर वे चुप रह जाती। समय बीतता गया और एक दिन वह पल आया जिसमें घर की दीवारें भी सूनी हो गई। रामलाल जी को अचानक हार्ट अटैक आया। अस्पताल में ले जाने, दवाइयों और इलाज की भागदौड़ के बीच उनका कमजोर शरीर साथ न दे सका। कुछ ही दिनों में वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। घर में जैसे सन्नाटा जम गया था। अब सविता जी बिल्कुल अकेली थी। उम्र ढल चुकी थी, हिम्मत कम हो चुकी थी, लेकिन रामलाल जी के जाने के बाद बहू संगीता का
व्यवहार बदलने लगा था। पहले जो मीठी मीठी बातें करती थी, अब हर वाक्य में कटुता घुल गई थी। मम्मी जी, ये बर्तन धो दीजिए। वैसे भी आप दिन भर खाली रहती हैं। खाना? अरे ये बासी है, आपके लिए ठीक है। बुढ़ापे में ज्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए। सविता जी को बचा खुचा खाना मिलना आम हो गया था। सुबह से लेकर रात तक घर का सारा काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सब वही करती। एक शाम सुमित पार्टी के लिए तैयार हो रहा था। सविता जी धीरे से बोली, बेटा, मुझे कई दिनों से सीने में जलन है, डॉक्टर के पास चलना है। सुमित ने कोट का बटन बंद करते हुए कहा, अभी तो जल्दी है, लौट कर चलते हैं। संगीता बीच में ही बोल पड़ी, डॉक्टर के पास जाने के लिए गाड़ी नहीं है, रिक्शा कर लो, और हाँ, आते आते सब्जी भी ले आना। उनके शब्दों में न चिंता थी न अपनापन, सिर्फ आदेश और उपेक्षा। सविता जी ने चुपचाप अपनी साड़ी का पल्ला सिर पर डाला और अकेले ही रिक्शा पकड़कर डॉक्टर के पास चली गई। वह रात लंबी थी। कमरे में लेटी सविता जी की आंखें बंद थी, लेकिन नींद दूर दूर तक नहीं थी। उनके कानों में गूंज रहा था, ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। दिल में कहीं गहरे एहसास हो रहा था कि बेटी की चमकती हुई दुनिया में उनके लिए कोई जगह नहीं है। उस दिन दोपहर का वक्त था। बरसात थम चुकी थी, लेकिन आंगन में पानी की छोटी छोटी पोखरें अब भी चमक रही थी। सविता जी गीले हाथों से बर्तन मांज रही थी। तेज खांसी बार बार उन्हें रोक देती, पर वे जल्दी जल्दी फिर से काम में लग जाती। तभी दरवाजे पर एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, माँ, ओ माँ। सविता जी ने गर्दन उठाई। दरवाजे पर अमित खड़ा था। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा और मन में ढेर सारा प्यार था। अंदर आते ही उसने माँ के हाथों से गीला बर्तन छीन लिया। माँ, ये क्या कर रही हो? तुम बीमार हो और ये सब? सविता जी ने हल्की हंसी में बात टालनी चाहिए। अरे बेटा, बुढ़ापे में थोड़ी मेहनत भी अच्छी रहती है, शरीर चलता रहता है। अमित ने उनकी कलाई पकड़कर महसूस किया। नाड़ी की थकान, हथेली की ठंडक और हल्के हल्के कांपते हाथ। आंखों में नमी भरते भी बोला, माँ, ये मेहनत नहीं, मजबूरी है, और मैं ये मंजूर नहीं कर सकता। वो वहीं बैठक में बैठ गया और पूरे धैर्य से माँ के मुंह से पूरी कहानी सुन ली। कैसे पापा के जाने के बाद सुमित और संगीता का व्यवहार बदल गया। कैसे बीमारी में भी कोई साथ देने वाला नहीं था। अमित का चेहरा कठोर हो उठा। बस माँ, अब बहुत हो गया। आप मेरे साथ चल रही हैं, अभी इसी वक्त। शाम होते होते अमित अपनी माँ को साथ लेकर अपने घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही बड़ी बहू नंदिनी ने आगे बढ़कर सास के पैर छुए और मुस्कुराकर कहा, आइए मम्मी जी, आपका घर में स्वागत है। बच्चे तोड़कर दादी से लिपट गए। दादी, अब आप यहीं रहेंगी ना? सविता जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू कड़वाहट के नहीं, अपनत्व के थे। अमित का घर सादा था, लेकिन वहां एक चीज भरपूर थी, सम्मान और प्यार। नंदिनी ने उन्हें एक साफ सुथरे कमरे में बिठाया, चाय का प्याला पकड़ाया और कहा, मम्मी जी, अब आपको कोई काम नहीं करना है, बस आराम और बच्चों को कहानियां सुनाना है। धीरे धीरे माँ की तबीयत सुधरने लगी। गालों पर हल्की लालिमा लौट आई, आंखों में चमक आ गई। बच्चों के साथ खेलते हुए, नंदिनी से रसोई में बातें करते हुए सविता जी को महसूस हुआ, घर बड़ा होने से नहीं, दिल बड़ा होने से बनता है। रात का वक्त था। रसोई से गरम गरम हल्दी वाला दूध लेकर
नंदिनी सास के कमरे में आई। सविता जी खिड़की के पास बैठी थी। बाहर चांदनी में नहाए पेड़ों को निहार रही थी। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, मम्मी जी दूध पी लीजिए, डॉक्टर ने कहा है ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। सविता जी ने प्याला थाम लिया, लेकिन होठों पर हल्की सी उदासी थी। नंदिनी ने गौर किया और पास बैठकर बोली, कुछ सोच रही हैं क्या? सविता जी ने जैसे बरसों का जमा हुआ किस्सा खोल दिया। धीरे धीरे उन्होंने वह घटना सुनाई, कैसे तेज बुखार में उन्होंने सुमित से डॉक्टर के पास ले चलने को कहा था और कैसे संगीता ने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया और ताना मारा, कभी पहले ऐसी गाड़ी देखी है? और ये रिक्शा में अकेली डॉक्टर के पास गई और लौटकर फिर बर्तन मांजती रही। कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए, आवाज भर्रा गई, बेटी गाड़ी तो बस एक चीज है, पर उस दिन लगा जैसे मेरे अपने बेटे की दुनिया में मेरी कोई कीमत ही नहीं है। नंदिनी की आंखें भी नम हो गई। उसने सास का हाथ पकड़कर दृढ़ स्वर में कहा, मम्मी जी इतनी सी बात का इतना बड़ा घाव, अब देखना आपके लिए हम भी गाड़ी लाएंगे और उसमें सबसे पहले आप ही बैठेंगी। सविता जी ने हंसकर टालना चाहा, अरे पगली, मैं इसलिए नहीं कह रही, तुम लोग तो मुझे पैदल भी घुमा लो, मुझे कोई गिला नहीं। लेकिन नंदिनी के मन में ठान चुकी थी। रात को जब अमित आया, उसने पूरी घटना सुनाई। अमित का चेहरा गुस्से और दुख से भर गया। सुमित ने पापा के पैसों से खरीदी हुई गाड़ी में माँ को नहीं बैठने दिया। माँ अब देखना, कल ही हम अपनी गाड़ी लाएंगे और उसमें सबसे पहले आपको बिठाएंगे। अगले दिन घर में एक नई हलचल थी। एक चमचमाती सिल्वर रंग की कार आ रही थी। ड्राइविंग सीट पर अमित, बगल में नंदिनी, दरवाजे पर खड़ी सविता जी हैरानी से यह सब देख रही थी। अमित ने दरवाजा खोलते भी मुस्कुराकर कहा, माँ आइए, आपकी अपनी गाड़ी में पहला सफर करेंगे। सविता जी की आंखों में नमी और होठों पर हल्की मुस्कान थी। जैसे ही वे कार की सीट पर बैठी, नंदिनी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखिए मम्मी जी कितनी आरामदायक है और इसमें आपकी जगह हमेशा फ्रंट सीट पर रहेगी। अमित ने गाड़ी स्टार्ट की और सीधे पास के मंदिर की ओर ले गया। मंदिर के आंगन में उतरते वक्त सविता जी का चेहरा खिल रहा था, जैसे बरसों का अपमान आज इज्जत में बदल गया हो और मन का बोझ कहीं पीछे सड़क पर छूट गया हो। 2 दिन बाद दिवाली की शाम थी। चारों तरफ रोशनी की लड़ी झिलमिला रही थी, लेकिन सुमित के घर के आंगन में ना तो पहले जैसी रौनक थी, ना मेहमानों की भीड़। पुराने दिनों का वो ठाठ बाट, वो ऊंची आवाज में गूंजते गिलास और महंगे परफ्यूम की खुशबू सब बीते वक्त की बातें बन चुकी थी। दरवाजे पर अचानक एक चमचमाती नई कार आकर रुकी। चांदनी में उसकी चमक ने गली के बच्चों को भी ठिठका दिया। कार में सबसे पहले उतरे अमित, साफ सुथरा, आत्मविश्वासी, आंखों में अपनापन। फिर पीछे की सीट से उतरी सविता जी, साड़ी की किनारी संभालते हुए, चेहरे पर सुकून और घरों की हल्की मुस्कान। बरामदे में खड़ी संगीता जैसे पत्थर हो गई। उसकी नजरें बार बार उस कार पर और फिर सास के चेहरे पर जाती। वो वही सास थी जिसे कभी उसने ठंडे बचे खुचे खाने से संतोष करने को मजबूर किया था, और ये वैसी ही कार थी जैसी उसने कभी शान से अपने घर के बाहर खड़ी की थी। पर अब ये कार सास के लिए थी और उसकी चाबी बहू नंदिनी के हाथ में। अमित ने सहज स्वर में कहा, दिवाली है, सोचा माँ को लेकर आऊं, आखिर त्योहार अपनों के साथ ही तो पूरा होता है। सविता जी ने बेटी की ओर देखा, फिर बहू नंदिनी और बच्चों की तरफ। उनके मन में आज कोई कसक नहीं, सिर्फ संतोष था। वो जानती थी जिंदगी ने भले देर से सही, मगर उनके हिस्से का सम्मान लौटा दिया है।
सुमित दरवाजे के अंदर खड़ा था, चेहरे पर बनावटी मुस्कान, मगर दिल में अजीब सी जलन। कार की चाबी की खनक उसे अपनी बर्बादियों की गूंज सी लग रही थी। उस रात दिवाली के दियों से ज्यादा चमक सविता जी के चेहरे पर थी, क्योंकि उनके जीवन की असली रोशनी उनके संस्कारी बेटे और उसकी स्नेहमयी पत्नी ने लौटा दी थी। सविता जी ने वहां से लौटकर आंगन में दीप जलाए। उनकी आंखों में चमक थी, पर इस बार ये किसी आभूषण या शान की नहीं, बल्कि भीतर की तृप्ति की थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर अमित और नंदिनी को आशीर्वाद दिया। सुखी रहो बेटा, तुम्हारे जीवन से कभी खुशियों की रोशनी कम ना हो। उस पल जैसे हवा में ही कोई अदृश्य सच्चाई गूंज रही थी। माँ बाप का आशीर्वाद और सम्मान ही सच्चे सुख की जड़ है। जो बच्चे उनका सहारा बनते हैं, उनके जीवन में खुशियां ऐसे बरसती हैं जैसे सावन की झड़ी, और जो उनका अपमान करते हैं, चाहे पल भर कितनी भी चमक क्यों न पाले, उनकी रोशनी जल्दी ही फीकी पड़ जाती है। दियों की कतार में एक दिया सविता जी के सामने रखा था, सीधा, स्थिर और उज्जवल। शायद ये दिया उनकी नई जिंदगी का प्रतीक था, जिसे अब कोई आंधी नहीं बुझा सकती थी। दोस्तों, माँ बाप का आशीर्वाद सबसे बड़ी पूंजी है। जो इसे संभालते हैं, उनकी जिंदगी सुख और सम्मान से भर जाती है, और जो इसे ठुकराते हैं, उनकी शान और शौकत रेत की तरह हाथ से फिसल जाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।